हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी एंड अद्वैत एजुकेशन। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे साथ में एक सर मौजूद है। सर का नाम है निमेश्वर। निमेश्वर सर की काफ़ी सारी अचीवमेंट्स है, डिफरेंट एग्जाम्स सर पास कर चुके हैं, क्रैक कर चुके हैं। तो इसीलिए मैंने सर को इनवाइट किया है और सर हमारे एकेडमी का पार्ट भी बन चुके हैं। तो मैं सर के अचीवमेंट्स गिनाता हूँ। वैसे तो सर गेट क्वालिफाइड है नंबर 1, उसी के बाद संविधा की एग्जाम्स भी इन्होंने क्वालिफाई कर रखी नंबर 2। मेन चीज जो अभी के सिनारियो में बहुत इंपॉर्टेंट है छत्तीसगढ़ वाले लोगों के लिए, वो ये है कि सर ने सीजी व्यापम डैम इंस्पेक्टर का जो पोस्ट निकला था 2019 में, उसमें सर का रैंक 11th था। ठीक है। और सीजी पीएससी स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज जो असिस्टेंट इंजीनियर का होता है, उसमें सर का रैंक 57 था। और सीजी व्यापम में जूनियर इंजीनियर के लिए जो पोस्ट निकली थी उस 2019 में, उनमें इन्होंने 141 रैंक अचीव किया था। तो देखें तो रैंक मतलब एकदम ताबड़तोड़ टाइप की इनकी रैंक रही है ना। टॉप रैंकर्स में सर काउंट किए जाते हैं। तो सर के बारे में हम जानेंगे, उनकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के बारे में जानेंगे, उनसे कुछ सलाह लेंगे ताकि आप लोग भी अपने लेवल पर काफी अच्छा परफॉर्म कर सकें। क्योंकि आपको पता है अभी सीजी व्यापम में 400 वैकेंसी आ चुकी है जूनियर इंजीनियर्स के लिए, ओनली फॉर सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। ठीक है, जिसमें सिर्फ छत्तीसगढ़ के वासी ही अलाउड है। तो इस उन्हीं लोगों को मोटिवेट करने के लिए, उन्हीं लोगों को गाइड करने के लिए मैंने सर को इनवाइट किया है। तो सर के साथ हम रूबरू करते हैं, उनसे बातें करते हैं। सर से मैं डिस्कशन स्टार्ट करूं उसके पहले मैं बता देता हूं आप लोगों को कि सर ने संविदा का एग्जाम पास करते हुए जो वॉक इन इंटरव्यू होता है उसको क्लियर करते हुए आपका जो पॉलिटेक्निक कॉलेज होते हैं, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज, उसमें भी एज असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब किया हुआ है 2 साल लगभग। और उसी दौरान सर प्रिपरेशन भी करते थे इन सभी एग्जाम्स का। ठीक है, तो अपन सर से समझते हैं। हेलो सर। हेलो सर। तो सर आप मुझे बताइए कि जैसे आप अपनी जॉब पर जाते थे, जैसे आप असिस्टेंट प्रोफेसर थे पॉलिटेक्निक कॉलेज में, जी। तो जब आप जॉब पे जाते थे तो लगभग 7 से 8 घंटे का ड्यूटी होता था आपका। तो ये ड्यूटी करते थे, आप पढ़ाते थे, वहां पर मैनेजमेंट का जो सब काम होता है वो करते थे। जी सर। उसके बाद आप कैसे टाइम मैनेज करते थे कि आपने इतना सारा एग्जाम क्रैक कर लिया? अपनी प्रिपरेशन आप कैसे करते थे? सर सबसे पहली बात तो होती है कि कोई भी एग्जाम है तो वो हम एग्जाम कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो वो 2-4 दिन का नहीं होता। मैंने पहले ही तैयारी शुरू कर दी थी। 2016 में पास हुआ, उसके बाद मैंने तैयारी शुरू कर दी। तो वो तैयारी के बाद जब मेरा पार्ट टाइम लेक्चरर वहाँ सिलेक्शन हुआ, तो मैंने ये सोचा कि अब यार मेरे को यहाँ से अपनी तैयारी और स्ट्रॉन्ग करनी है और बिल्ड करनी है और इसको कैरी फॉरवर्ड करना है। इस एग्जाम को यहाँ से मेरे को अपना सिलेक्शन लेना है, यहाँ से मेरे को आगे जाना है और अपनी तैयारी को आगे ले जानी है। तो 6 से 7 घंटे मेरा ड्यूटी होता था। उसके बाद ये रहता था कि अब मेरे को यहाँ से 7 घंटे मेरे दिन के चले गए, अब यहाँ से मेरे को अपनी तैयारी करनी है। 6-7 घंटा मेरा वेस्ट हो गया, अब यहाँ से मेरे को तैयारी शुरू करनी है। यही सोच के मैं तैयारी करता था। पार्ट टाइम जॉब है मेरा, ये मेरे को लाइफ टाइम जॉब सिक्योरिटी दे नहीं रही है। तो ये सोच के मैं तैयारी करता था कि ये पार्ट टाइम है यार, पार्ट टाइम लेक्चरर हूं मैं, तो मेरे को यहाँ से तैयारी करके अपना एक कुछ अचीव करना पड़ेगा, एक जॉब लेनी पड़ेगी। यही सोच के मैं तैयारी करता था और मैंने शेड्यूलिंग कर दी थी कि 7 घंटे मेरे चले गए, अब मेरे को ये टाइम जो बचा हुआ टाइम है मेरा दिन का, इसमें मेरे को 7 घंटे सोने हैं, उसके बाद कितना टाइम मेरे को पढ़ना है, ये सब। तो ऐसे मैंने मैनेज किया अपने कॉलेज को और अपने पढ़ाई को। ये बात है, कॉलेज मतलब सर जहां पर जॉब करते थे उसकी बात कर रहे हैं। तो सर बताते भी थे, मतलब जो हमारी डिस्कशन हुआ सब बता भी रहे थे कि वो जब लंच का टाइम मिलता था तो उसमें भी आप पढ़ाई करते थे। जी जी जी। है ना। तो ये बहुत अच्छी चीज है कि एस्पिरेंट के लिए जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है कि टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आप कहीं पर जॉब भी कर रहे हैं तो जॉब करो, इंपॉर्टेंट है यार। फाइनेंशियल कंडीशन यदि किसी की उतना स्ट्रांग नहीं है तो जॉब करना पड़ता है। आप जॉब करिए, लेकिन उसके बाद का जो समय बचता है उसको आप कितना प्रॉपर वे में यूटिलाइज कर पा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और सर तो बता भी रहे थे कि सर पूरा लिस्ट बनाते थे कि ये काम जरूरी है या नहीं है। यदि जरूरी है तो करते थे, नहीं तो उसको इग्नोर कर देते थे। है ना। तो प्रॉपर आप टाइम टेबल बनाओ अपने समय का, आपके पास जितना समय है उसका प्रॉपर टाइम टेबल बनाओ और उसके बाद से उसको एग्जीक्यूट करो। आप जब टाइम टेबल बना के चीजों को एग्जीक्यूट करेंगे ना तो आपका जो डिसिप्लिन है वो इंक्रीज होगा। और जब लाइफ में डिसिप्लिन आ जाता है तो उसके अच्छे रिजल्ट सामने आते हैं। है ना। जैसे कि मेरे पास में सर के रिजल्ट्स यहाँ पर मौजूद है जो कि अपने आप में बहुत तारीफ लायक रिजल्ट्स हैं।
और ये सब कुछ डिसिप्लिन से उन्होंने हासिल किया है ना सर। जैसे आप मुझे बताइए, अब जैसे आप बताए कि आपने इतना टाइम मैनेजमेंट का किया, मतलब जी 16 से 18 घंटे आप पूरा वर्क में ही लगे रहते थे, जी है ना, अपने लिए ज्यादा समय नहीं निकाल पाते थे। तो ऐसा टाइम मैनेजमेंट एक दिन के लिए होता है, 2 दिन के लिए होता है, 10 दिन के लिए होता है, 1 महीने के लिए होता है, जी सर। ठीक है। उसके बाद ये टाइम मैनेजमेंट टूटने लगता है ना, जी मतलब सर। इंसान डीमोटिवेट हो जाएगा, फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा कि यार मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ। आप लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, आपके साथ ऐसा नहीं हुआ, डीमोटिवेशन आप में नहीं आया, आप फ्रस्ट्रेटेड नहीं हुए, जी सर। इरिटेशन आप में नहीं आ रहा है। तो इसका मोटिवेशन का सोर्स क्या था सर? सोर्स ऑफ मोटिवेशन सर ऐसा था कि हमेशा से एक एक्सपेक्टेशन जो होती है ना सर, फैमिली की एक्सपेक्टेशन, उसको आप रिप्रेजेंट करते हो हर जगह, फैमिली में, चाहे बाकी और फैमिली वालों से मिल रहे हो या किसी से भी मिल रहे हो, तो वो मेरे ऊपर था कि मैं अपने फैमिली के एक्सपेक्टेशन को रिप्रेजेंट करता था हर जगह। तो वो एक थी, और मेरा सोर्स ऑफ मोटिवेशन कहा जाए तो मेरी फैमिली ही थी हमेशा से, जिनके बारे में सोचकर कि इनके लिए कुछ करना है, इन्होंने मेरे लिए बहुत किया, शायद इतनी पढ़ाई डिजर्व, मतलब मेरे को पता नहीं उन्हें करवानी चाहिए या नहीं, या मेरे पढ़ाई में इतना खर्चा उनको करना चाहिए कि नहीं, फिर भी वो करे और हमेशा सपोर्ट किया। तो ये सारी चीजें थी, और उसी चीजों को हमेशा रेफरेंस में रख के, अपनी फैमिली को रेफरेंस में रख के मैं कोशिश करता था कि मैं पढ़ूं और उस चीज को फॉलो करूं। ये अच्छी चीज है कि आपकी फैमिली जब आपको सपोर्ट करती है तो काफी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं उस चीज के, है ना। मतलब कभी कभी होता है कुछ स्टूडेंट्स मेरे को ऐसा कांटेक्ट करते हैं कि सर फैमिली सपोर्ट नहीं कर पा रही है, वो मेंटली भी हो सकता है, फाइनेंशियली भी हो सकता है और फिजिकली भी हो सकता है, किसी भी वे में यदि फैमिली आपको 100% नहीं दे पा रही है, सपोर्ट नहीं कर पा रही है ना, तो बच्चा टूटने लगता है ना। फिर वो चाह कर भी पढ़ नहीं पाता, या फिर पढ़ने की कोशिश भी करता है ना, तो वो इतना आउटपुट नहीं ले पाता है फिर, है ना। और जब वो चीजों का आउटपुट नहीं ले पाता ना, तो फिर उसको मतलब अच्छे रिजल्ट्स में कन्वर्ट नहीं कर पाता है ना। मतलब किसी चीज को पढ़ने बैठे हैं, आपका फोकस ही नहीं है पढ़ने में, आपका फोकस है कि घर में मम्मी परेशान है या घर में पापा परेशान है मुझी को लेकर कि मेरी जॉब नहीं लग रही है, या मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ, मैं 2 साल से प्रिपरेशन कर रहा हूँ लेकिन मैंने कोई एग्जाम नहीं निकाली, शादी की उम्र हो रही है ना। जब दिमाग में ये सब चीजें चलती ना, तो बच्चा जो उसका जो फोकस रहता है वो डिस्टर्ब हो जाता है पढ़ाई से। तो ये सब चीजों से बचना चाहिए बच्चों ने। और जैसा कि सर बताए कि यार उनका माता पिता जो है, उनके जो फैमिली है, वो सबसे बड़ा मोटिवेशन का सोर्स है और होना भी चाहिए। मैं तो सभी बच्चों को बोलता हूँ कि अपने जीवन में कोई ऐसी चीज हासिल करो, अपने माता पिता को मोटिवेशन मानते हुए कि भैया आपके माता पिता को आप पे गर्व हो, आपके टीचर्स को आप पे गर्व हो, और आपको अपने आप पे तो फिर होगा ही, आपको अपने आप पे तो फिर होगा ही गर्व, है ना। तो ऐसी बहुत सारी चीजें रहती है सर। जैसे कि आपने इतने सारे एग्जाम्स का प्रिपरेशन किया, आप गेट क्वालिफाइड है, फिर इंटरव्यूज भी आपने डिफरेंट तरीके से डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जाके इंटरव्यूज दिए। एक इंटरव्यू में आप सिलेक्ट होके फिर असिस्टेंट प्रोफेसर भी बने वहां पर डिप्लोमा कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज के। तो सर इतने सारे इंटरव्यूज दिए आपने, सीजीपीएससी में भी दिए और सीजी व्यापम में भी दिए, आपने बहुत सारी वेराइटीज आपने टेस्ट किया ना, बहुत सारे फ्लेवर आपने टेस्ट किए। आप क्या कोई ऐसी मतलब बातें बताना चाहेंगे, या ऐसी कोई मिस्टेक्स आपने अपनी लाइफ में की हो इस प्रिपरेशन के दौरान, जो आप अपने जूनियर्स को या आने वाले एस्पिरेंट्स को सजेस्ट करेंगे कि वो लोग ना रिपीट करें इस मिस्टेक्स को? क्या सजेस्ट करेंगे सर आप? सजेशन में तो थोड़ा लाउड बोलिए। सजेशन में तो यही है सबसे पहले कि वो किसी भी चीज को लेकर लाइफ में एक बार होता है ना सर, कि हम कई बार लगता है कहीं पहुंच जाते हैं, या किसी छोटी चीज को भी, हमारे लिए वो चीज हो सकता है बड़ी हो छोटी हो, लेकिन उसको लेके ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। तो वो ओवर कॉन्फिडेंस आपको नहीं आना चाहिए कभी भी, किसी भी दौर पे, या कभी आ रहा है तो इसके लिए सबसे अच्छा चीज है कि आप सेल्फ एनालिसिस करें, खुद को एनालाइज करें। खुद को एनालाइज, जैसे इसका मैं एक अपने थ्रू एग्जांपल देता हूं कि जब मैंने एक जेई का एग्जाम दिया, तो उस टाइम पे जनरली स्कोर रहता था 90 to 110 में सिलेक्शन हो जाता था सर। तो 90 to 110 में सिलेक्शन हो जाता है, यही सोच के मैंने क्या किया, आउट ऑफ 150 मैंने 121 अटेम्प्ट किया। 121 अटेम्प्ट किया, सारे क्वेश्चन देखे मैंने, उसमें से मैंने 121 पहले सेग्रीगेट करके बनाया, और मैंने कहा कि यही फाइनल होगा मेरा, अब इसके बाद मैं और किसी क्वेश्चन में ज्यादा दिमाग नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मेरा ये सेफ अटेम्प्ट है। अब उसके बाद जब रिजल्ट आया तो कुछ मार्क्स मेरे कम हो गए, जैसे एक्सपेक्टेड थे वो नहीं आ पाए।
तो फिर मेरे को लगा कि नहीं यार, ये मैं यहाँ पे एनालिसिस रॉन्ग कर गया या मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो गया। तो जब मैंने ये सारी चीजें हुई तो बाद में ये एनालाइज किया कि चीजें गलत हो गई। क्यों? तो रीजन मैंने पाया कि मैं ओवर कॉन्फिडेंट था। बाय द टाइम जब मैं पेपर दिला रहा था शायद मैं ओवर कॉन्फिडेंट था, पेपर अच्छा था या चीजें मेरे फेवर में थी, इसलिए रीजन कुछ भी हो सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा मिस्टेक हो सकता है अगर आप अच्छे प्रिपरेशन कर रहे हैं तब भी। ये छोटी बड़ी जैसा भी लें आप इस मिस्टेक को, पर हाँ, ये एक फैक्टर हो सकता है। ये अच्छी बात है। मतलब सर की मतलब बातों को मैं सीधी भाषा में कहूं तो 150 क्वेश्चन थे, सर ने 120 या 121 क्वेश्चन लगाए 121। और टाइम बचा, टाइम था इनके पास, फिर भी इन्होंने अगले क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए क्योंकि सर इतने ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे कि ठीक है 120 में मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। लेकिन वो ये इन्होंने ऐसा डिसाइड किया था पिछले ट्रेंड को देखते हुए कि 120 के आसपास कट ऑफ, मतलब 110 के आसपास कट ऑफ आ जाता है, मैंने तो 10 एक्स्ट्रा क्वेश्चन और सॉल्व कर दिए, मेरा तो आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। तो टाइम बचने के बावजूद भी सर एग्जाम हॉल से बाहर आ गए थे। हाँ। बराबर। तो ये थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस वाला पार्ट था, है ना। सर चाहते तो और भी ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगा सकते थे, तो शायद इनका जो रैंक था उस एग्जाम में 57th रैंक था, है ना। 141। अच्छा, ये वाला जेई वाला एग्जाम था, हाँ। ठीक है, उसमें 141 रैंक था और 57 स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज में, स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस, और ये डैम इंस्पेक्टर वाले में 11th रैंक है सर का, ठीक है। हाँ, तो शायद और अच्छा इंप्रूवमेंट आ सकता था रैंक में, वैसे तो यही बहुत अच्छी रैंक है, लेकिन और अच्छी रैंक आ सकती थी। तो ये सभी एस्पिरेंट्स के लिए बहुत अच्छा सबक है कि हम सेफ साइड खेलने के पीछे मतलब ओवर कॉन्फिडेंट ना हो जाए कि हमें लग रहा है कि बस अब हमारा सिलेक्शन हो गया है तो आने वाले क्वेश्चंस को हम इग्नोर करें, या फिर हम टाइम बचने के बावजूद भी पेपर कंप्लीट ना करते हुए भाग आए जल्दी। तो ऐसा नहीं करना अपन लोगों को, है ना। तो ये कुछ चीजें हैं जो महत्वपूर्ण है एक एस्पिरेंट्स के लिए। सर जैसे कि अभी छत्तीसगढ़ व्यापम आ रहा है ना। हाँ, छत्तीसगढ़ व्यापम में 400 वैकेंसीज आ चुकी है, हाँ, जूनियर इंजीनियर्स के लिए। हाँ, सर। सिंचाई विभाग में जी सर। भूपेश बघेल जी इसको मंजूरी दे चुके हैं। हाँ, हाँ, कैबिनेट से निकल गया। कैबिनेट से निकल गया। तो जितने एस्पिरेंट्स है छत्तीसगढ़ के, मुझे लगता है सभी लोग, ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा छत्तीसगढ़ का जो गेट एकेडमी को ना जानता हो, है ना। सभी लोग जानते हैं गेट एकेडमी को। गेट एकेडमी से इतने सारे स्टूडेंट नॉट ओनली फ्रॉम छत्तीसगढ़ पूरे इंडिया से पढ़ते हैं, जी, है ना। तो जो स्पेशल, क्योंकि ये फॉर्म को तो सिर्फ छत्तीसगढ़ वाले भर सकते हैं सीजी व्यापम में 400 वैकेंसी वालों को। तो मैं ये बता रहा हूं कि जो एस्पिरेंट्स है सीजी व्यापम के लिए, उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे या क्या सजेशन देना चाहेंगे अपनी प्रिपरेशन के लिए? उनको यही सजेशन देना चाहूंगा। सबसे पहले तो वो चीजें तो बता दिया सर कि ओवर कॉन्फिडेंट ना रहें और सारी चीजें अपने कंडीशंस को लेके चले, क्योंकि कंडीशन सबके अपने 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 पास होते हैं सर। और सजेशन मेरा यही है सर कि सारे सब्जेक्ट्स हैं, इम्पोर्टेंट है, इक्वली इम्पोर्टेंट है, प्रोपोर्शनेट रहता है बहुत ही। सीजी व्यापम का कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो टेक हो नॉन टेक हो, तो टेक भी हमने दिए हैं, तो वो बहुत प्रोपोर्शनेट होते हैं। एग्जाम बहुत प्रोपोर्शनेट होता है सर, क्वेश्चन का जो प्रोपोर्शन होता है बहुत अच्छा होता है व्यापक का। तो हर बेसिक सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। और सबसे मेन चीज कि जैसे अभी सिंचाई विभाग ने ये पोस्ट निकाली है, बिल्कुल, तो उसका कहीं ना कहीं इंक्लिनेशन वो उस तरफ होगा सर, इरिगेशन और हाइड्रोलॉजी या उन चीजों, ओपन चैनल फ्लो साइड। जी जी। अच्छा। और दूसरी चीज ये, और जैसे कोई भी एग्जाम आता है सर, तो वो क्या चाहता है, उसकी डिमांड क्या है, ये चीज को देखना बहुत जरूरी है। कि जैसे वो एग्जाम ले रहा है तो आपको जूनियर इंजीनियर बनाएगा, तो वो क्या क्वालिटीज चाहता है आप में, या आपको क्या आना चाहिए, इससे सब्जेक्ट डिसाइड होगा ना। तो ऐसे कहीं ना कहीं प्रोपोर्शनेट बहुत अच्छा रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा इंक्लिनेशन उधर रहता है। और जब आप पीक पे पहुंच जाते हो तो यही इंक्लिनेशन आप गौर करना बहुत जरूरी है, तभी आप सिलेक्शन लेते हो सर। अच्छा, ये बहुत अच्छी चीज बताई सर ने कि मतलब आप किस डिपार्टमेंट के लिए एग्जाम देने जा रहे हैं उसका एनालिसिस करना बहुत जरूरी है ना। हाँ, आप मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे अपन सिंचाई विभाग में जा रहे हैं तो स्ट्रक्चर पे अपन पूरा मेन फोकस करके जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है ना। सर, क्योंकि इसमें वाटर वाली चीजों, ऐसा नहीं कि आप इरिगेशन सब्जेक्ट को छोड़ दिए कि अरे ठीक है छोड़ो, या फ्लूइड मैकेनिक्स टाइप के सब्जेक्ट को छोड़ दिए, या ओपन चैनल फ्लो टाइप के सब्जेक्ट को छोड़ दिए, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। जैसे एनवायरमेंटल वाला डिपार्टमेंट होता है तो वहां पे एनवायरमेंट को आप छोड़ ही नहीं सकते, आपको पढ़ के ही जाना है, और थोरोली पढ़ना। हाँ, थोरोली पढ़ना, आपको डीप नॉलेज होना चाहिए, आपको वहां पर अच्छे लेवल के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो इस प्रकार का आपको मतलब डिपार्टमेंट पहले चेक करना है और उसके बाद फिर उसके साथ में प्रिपरेशन को आगे कंटिन्यू करना है।
एक चीज और सर, मतलब इन लोगों का क्या स्टाइल होता है सर क्वेश्चन का, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से अपन देखें यदि व्यापम में, तो क्या पैटर्न रखते हैं ये लोग? हाँ सर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। मतलब व्यापम का हर एग्जाम ये ट्रेंड रखता है कि वो पिछले जो भी क्वेश्चन पूछे रहता है, पिछला जो भी पेपर रहता है, उसमें से वो कहीं ना कहीं 20%, 25%, 30% तक क्वेश्चन कई बार उठा लेता है। अच्छा, क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं? रिपीट हो जाता है। अच्छा। या फिर क्या करेगा सर, जो ऑप्शन में है उसको क्वेश्चन फ्रेम कर देगा और जो क्वेश्चन था उसको ऑप्शन में दे देगा। ओके ओके। ये ऐसे ऑप्शंस के साथ खेल लेता है, जैसे 4 ऑप्शन दिए थे उसने, उसी में से एक को उठा के क्वेश्चन अलग से बना देगा। ठीक है। ये ऐसा पैटर्न रहता है सर। या फिर कोई क्वेश्चन जो कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं सर, उन क्वेश्चंस को ले आएगा सही ऑप्शन के साथ। ये ऐसा, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पेपर से आइए, सपोज आपने ये पेपर दिया, आप पेपर से आइए, इस पेपर को एनालिसिस कीजिए और अगले पेपर में जा रहे हैं तो हमेशा उस पेपर को एनालिसिस करके जाइए। और जो भी प्रीवियस पेपर हुआ है अगर आपके पास अवेलेबल है, तब भी वैसे अवेलेबल तो हो ही जाते हैं, तो अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप बिल्कुल उस पेपर को देख के जाइए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके आने वाले एग्जाम की, जो भी आप एग्जाम दिलाने वाले हैं उसके लिए वो प्रीवियस ईयर पेपर बहुत 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 इंपॉर्टेंट होता है। चलिए, ये बहुत अच्छी बात बताई कि भैया मतलब गेट एग्जाम में तो मैं बोलता ही था, इवन इंजीनियरिंग सर्विसेज में बोलते थे कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं। आज सर ने यही जेई में भी क्लियर कर दिया कि भैया इसमें भी क्वेश्चन रिपीट होते हैं, है ना? जी सर। और व्यापम जैसे ये बताया, बहुत अच्छी चीज बताई कि जैसे पिछले साल कोई एक क्वेश्चन आया जिसके अंदर कोई 4 ऑप्शंस थे, उसमें से एक ऑप्शन उन्होंने उठाया और आने वाले साल में उससे उस पर बेस्ड एक नया क्वेश्चन बना दिया, है ना? तो इस प्रकार से क्वेश्चन ये लोग बनाते हैं, ठीक है? मतलब ज्यादा मेहनत नहीं करते नए क्वेश्चन फ्रेम करने में, इसलिए आप लोगों को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा कर जाना चाहिए, ठीक है? और मैं तो ये भी सजेस्ट किया हूं कि जरूरी नहीं है कि जैसे आप सीजी व्यापम की तैयारी कर रहे हैं तो सिर्फ सीजी व्यापम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ। आप जेई लेवल के सभी एग्जाम्स के क्वेश्चन लगाओ। आप एसएससी जेई के लगाओ, आप आरआरबी जेई के लगाओ, आप अदर स्टेट में होने वाले जेई एग्जाम्स के लगाओ। इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, वेराइटी ऑफ क्वेश्चन को टच करने की आपकी हैबिट भी इंक्रीज होगी, फॉर्मूले रिवाइज होंगे, कंसेप्ट रिवाइज होंगे, तो मजा आएगा आप लोगों को, कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा कि ठीक है यार, मैं एग्जाम के लिए अब रेडी हूं, मैं कुछ अच्छा परफॉर्म कर सकता हूं, ठीक है? तो ये सब बातें मुझे आप लोगों के बीच में रखना थी, सर से भी आपको इंट्रोड्यूस कराना था। नाउ ही इज द पार्ट ऑफ द गेट एकेडमी एंड अद्वैत एजुकेशन। तो कुछ सर के साथ अच्छा प्लान करेंगे, आने वाले टाइम में मैं अनाउंस भी करूंगा, है ना, कि सर आप लोगों को कैसे हेल्प कर सकते हैं आपकी प्रिपरेशन में, यूट्यूब के लिए हम क्या प्लान कर सकते हैं, पेड यूजर्स के लिए हम लोग क्या प्लान कर सकते हैं। टाइम के साथ धीरे धीरे मैं आप लोगों के बीच में जरूर लेकर आऊंगा, क्योंकि अभी आज ही सर से मुलाकात भी हुई है और आज ही सर ने ज्वाइन भी किया है हम लोगों के साथ में। तो आज बहुत ज्यादा प्लान नहीं कर पाया कि मैं सर को क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी देने वाला हूं या सर क्या क्या एग्जीक्यूट करने वाले हैं हम लोगों के साथ में, लेकिन ठीक है, अब धीरे धीरे हम टाइम स्पेंड करेंगे और चीजों को प्लान करेंगे, और तो फिर और अच्छे रिजल्ट्स आप लोगों के लिए लेकर आएंगे हम लोग, है ना? कोई अच्छा प्लान करके लेकर आएंगे, अद्वैत चैनल पे भी लेकर आएंगे और गेट एकेडमी की जो सिविल मैकेनिकल चैनल है उस पर भी लेकर आएंगे, क्योंकि सर तो गेट भी पढ़े हुए हैं, गेट का प्रिपरेशन भी है, गेट क्वालिफाइड भी है और कॉलेज में भी पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। यहाँ पर ऑनलाइन पढ़ाने के एक्सपीरियंस में थोड़ा सा सर कह सकते हैं कि अभी ऑनलाइन में नहीं है, लेकिन ठीक है, सर को एक प्लेटफॉर्म देंगे हम पढ़ाने का, सर उस पर अच्छा परफॉर्म करेंगे तो आप लोगों का भी अच्छा फायदा होगा। तो ठीक है, जितने भी एस्पिरेंट्स है आप लोग मस्त टाइप से तैयारी करो। सीजी व्यापम का मैं कोर्स लॉन्च कर दिया हूँ, है ना? अभी जो शुरुआती प्राइस रखा हूँ वो बहुत ही कम, एकदम नॉमिनल प्राइस रखा हूँ, 2999, 2999, यस, इंक्लूडिंग जीएसटी, इसमें जीएसटी भी अलग से नहीं देना है। तो ये कोर्स लीजिए, पढ़ना चालू करिए, नोटिफिकेशन के आने का वेट मत करिए, क्योंकि उसका वेट किया तो फिर तुम गए, क्योंकि नोटिफिकेशन जैसे आएगा उसके 2 महीने में एग्जाम वो डिक्लेयर कर देंगे, तो फिर 2 महीने में कोई एग्जाम होने मतलब आपसे प्रिपरेशन होने वाला है नहीं। तो बेटर है अभी से पढ़ना चालू करो, आपकी पढ़ाई कभी मतलब व्यर्थ नहीं जाएगी, कभी ना कभी एग्जाम होना ही है, कभी ना कभी रिजल्ट आना ही है ना, और कभी ना कभी ये जूनियर इंजीनियर की जो पोस्ट है वो भर्ती होना ही है उसमें, है ना? तो आप लोग अपनी तरफ से रेडी रहो। तो कोर्स लॉन्च हो चुका है, जो बैच है वो 20 जनवरी सुबह 7:30 बजे से स्टार्ट होगी। फर्स्ट सब्जेक्ट ट्रांसपोर्टेशन रहेगा और सेकंड सब्जेक्ट आपका आरसीसी रहेगा। फर्स्ट सब्जेक्ट सुबह 7:30 बजे होगा और बाय सुशांत सर, और इवनिंग में शाम को 5 बजे आपका होगा आरसीसी बाय अपूर्व सर, ठीक है? जिसमें आपका जेई लेवल का आपको सब पढ़ाया जाएगा, आपका स्टेट जेई की भी तैयारी हो जाएगी, आपका एसएससी जेई की भी तैयारी हो जाएगी, तो सब कुछ आपको प्रोवाइड करेंगे।
आपके कोर्स में नॉन टेक अभी नहीं है, व्यापम में नॉन टेक नहीं है, सर ओनली सारे टेक्निकल है, तो technical आपको ओनली टेक्निकल मिलेगा। लेकिन मैं ये प्रॉमिस कर रहा हूं कि यदि नॉन टेक आ गया, नोटिफिकेशन आने के बाद यदि नॉन टेक हम उसमें देखते हैं कि यदि सिलेबस में उन्होंने नॉन टेक मेंशन कर दिया, तो आई प्रॉमिस कि आपको नॉन टेक भी हम लोग पढ़ाएंगे, ठीक है। हो सका तो रिकॉर्डेड दे देंगे, जैसा भी होगा प्लान करेंगे हम लोग, लेकिन आपको अच्छे से पूरा पढ़ाया जाएगा 1 साल की वैलिडिटी के साथ में, ठीक है। तो कोर्स का प्राइस अभी कम है 2999। इस कोर्स के प्राइस को मैं 8000 रुपए करने वाला हूं आने वाले 1 हफ्ते के अंदर। तो जो भी लोग कोर्स बुक करना चाहते हैं जल्दी कोर्स बुक करिए, 20 जनवरी को मिलेंगे सुबह 7:30 बजे, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू सर, आपने अपना टाइम निकाला, है ना। थैंक यू, बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।